नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों, प्यारे बच्चों। बहुत समय के पश्चात आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। काफ़ी समय से ये फरमाइश आ रही थी कि सर आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं। कुछ व्यस्तताएं थी, पारिवारिक, सामाजिक और अन्य। उन व्यस्तताओं के कारण हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए। तो आज अवसर मिला है एक वीडियो बनाने का व्याकरण से संबंधित। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी दृष्टिकोणों से, चाहे वो एकेडमिक परीक्षाएं हों, एकेडमिक क्लासें हों, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उन सब के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा टॉपिक है कारक प्रकरण, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही अन्य जो अनुवाद प्रकरण इत्यादि हैं वो सभी इस पर आधारित होते हैं। तो उसी से रिलेटेड यह टॉपिक आज हम थोड़ा सा समझने जा रहे हैं। पहले इसकी परिभाषा इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर कारक है क्या, है ना। तो देखिए, कारक की कुछ परिभाषा हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। आइए, इसमें सबसे पहली जो परिभाषा है वो है क्रिया जनकत्वम कारकम। अर्थात क्रिया जनकत्वम कारकम, तात्पर्य है कि क्रिया का जो जनक होता है या क्रिया को जो जन्म देने वाला होता है, क्रिया को उत्पन्न करने वाला जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कारक। उसी को क्या कहते हैं भाई? कारक। तो महत्वपूर्ण बात यही है, जिससे क्रिया रिलेटेड हो या क्रिया को जो पैदा करता है ना, जिसका सीधा सीधा संबंध होता है, वही कारक कहलाता है। जो हमारी दूसरी परिभाषा है वो भी इसी प्रकार की है। जैसे यस्य क्रियया साक्षात संबंधः भवति तत् कारकम्। अर्थात इसका मतलब क्या है कि यस्य क्रियया, अर्थात जिसका क्रिया के साथ साक्षात माने सीधा, डायरेक्ट संबंध होता है, वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसके लिए क्रिया इंपॉर्टेंट हो, यानी जो बिना क्रिया के नहीं रह सके, जिसका आधार क्रिया हो, वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। यानी क्रिया को, इसलिए ऊपर की जो परिभाषा है वो कहती है कि क्रिया को पैदा करने वाला जो होता है वो कारक होता है, और जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। नीचे भी वही अर्थ है, मूल में वही चीज़ है, क्रिया है मूल में, यानी क्रिया जहाँ पर है वही कारक की उत्पत्ति होगी, वही कारक की उपस्थिति होगी। तो इस प्रकार से ये दो सामान्य परिभाषाएं हमने देखी। तो आगे थोड़ा सा देखते हैं। इस कारक को समझने के लिए हम ये समझ लें कि भाई कारक जैसे कौन कौन से कारकों का प्रकार या भेद जानने से पहले हम कारक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा एक हिंदी वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक वाक्य है कि हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से गरीबों को खजाने से गांव में धन देता है। ये एक हिंदी वाक्य है जिसमें लगभग सभी कारकों का प्रयोग किया गया है।
जितने भी हमारे कारक हैं उन सब का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं इसकी जब हम संस्कृत बनाते हैं तो क्या संस्कृत बनेगी। जैसे हे मनुष्या नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्व हस्तेन निर्धनेभ्यः कोशात् ग्रामे धनम ददाति। तो यह देखिए, यह संबोधन है, यह संबंध है, यह कर्ता है, यहाँ कारण कारक है, यहाँ संप्रदान कारक है। इस शब्द में अपादान कारक है, यहाँ पर अधिकरण कारक और इसमें कर्म कारक, और ये आपकी क्रिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग सभी कारकों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है ना। कर्ता कारक से लेकर और संबोधन तक के जो कारक मान सकते हैं जिनको, उनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। लेकिन अब हमको थोड़ा सा यहाँ पर ये समझना होगा कि क्या ये सभी जो हमने लिखे हैं या जो ये कारक आ रहे हैं, ये जो शब्द आ रहे हैं, क्या ये सभी कारक हैं। इस पर थोड़ा सा जब हम विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई इसमें जो संबोधन है उसका और संबंध, ये जो दो हैं, ये जो दो पद हैं, इनका इस क्रिया के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, चूंकि संबोधन और संबंध का इस क्रिया के साथ कोई भी सीधा संबंध नहीं है, इसलिए संस्कृत में इन दोनों को कारक नहीं माना जाता है। किस किस को? संबंध और संबोधन। और क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इनका क्रिया के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता है और ये दोनों जो पद हैं वो क्रिया को उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए ये कारक नहीं होते हैं। इसलिए संस्कृत में केवल 6 कारक माने गए हैं, और वो कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, ठीक है, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण और कर्म। इस प्रकार से ये 6 कारक माने जाते हैं। यदि इनको क्रम के अनुसार देखें तो कर्ता कारक, नंबर 2 पे कर्म कारक, नंबर 3 पर कारण कारक, नंबर 4 पर संप्रदान कारक और नंबर 5 पर अपादान कारक। चूँकि संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता, इसलिए नंबर 6 पर अधिकरण कारक। इस प्रकार से संस्कृत में ये 6 ही कारक माने जाते हैं, और इनको हम यहाँ भी नोट कर सकते हैं। षड्विध कारकानि सन्ति यथा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। इस तरह से हम 6 कारकों की गिनती करते हैं और 6 कारकों को संस्कृत भाषा में स्वीकार
करते हैं। इन 6 कारकों के बारे में हम आगे और विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और कारकों का प्रयोग किस प्रकार से अपने व्याकरण में होता है, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।